वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका स्टार ऑनलाइन स्टडी में। और हम बात करेंगे जो गुर्जर प्रतिहारों का हमारा टॉपिक चल रहा है उसके बारे में। हमारी मंडोर शाखा हो गई थी, आज हम भीनमाल शाखा के बारे में बात करेंगे। भीनमाल शाखा में जो शासक हुए उनके बारे में बात करेंगे। और ये राजस्थान और भारत की दृष्टि से, इतिहास की दृष्टि से महत्वपूर्ण टॉपिक है। काफी प्रश्न पूछे जाते हैं इसमें। तो चलिए हम बात करते हैं भीनमाल शाखा के बारे में। भीनमाल शाखा का जो संस्थापक है वो कौन होता है? नागभट्ट प्रथम होता है, जो यहाँ का शासक होता है। अब वो शासन कब करेगा? ये 730 ईस्वी में राजा बनता है और 760 ईस्वी तक अपना शासनभार संभालता है। तो इसे हम रघुवंशी प्रतिहार भी कहते हैं, इसे रघुवंशी प्रतिहार भी कहते हैं। और इसके जो दरबार लगता था उसी क्या कहते थे? नागावलोक दरबार भी कहते थे। और इसकी खुद को क्या कहते थे? हम इसको नागभट्ट को ही हम क्या नागा अवलोक भी कहते थे और इसके दरबार को नागावलोक दरबार कहते थे। और इसकी अन्य उपाधियां की थी, उसकी अन्य उपाधियां थी कि इंद्र का दम करने वाला, दम का नाशक करने वाला, यही था। और इसे भीनमाल शाखा का जो वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। और इसने चाउंडो पर जब विजय प्राप्त कर ली तो इसने क्या है? भीनमाल को राजधानी बना लिया था। जब चाउंडो पर इसने विजय प्राप्त कर ली थी, इसने किसको? भीनमाल को राजधानी बना लिया था। और इसका उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? ग्वालियर जो हमारा अभिलेख, उसमें अभिलेख मिलता है कि ये जो नागभट्ट प्रथम था प्रतिहारों का वास्तविक संस्थापक था। यानी इससे पहले जो हरिश्चंद्र रजिल वगैरह हुए हैं वो संस्थापक थे, लेकिन इस ग्वालियर अभिलेख में इसे वास्तविक संस्थापक माना गया है। अब इसके बाद होता है नागभट्ट। नागभट्ट राष्ट्रकूट एक शासक हुआ था, दंती दुर्ग से पराजित हो गया था। राष्ट्रकूट दक्षिण भारत में थे और उससे पराजित हो गया था। तो अगर आपसे प्रश्न पूछ ले नागभट्ट प्रथम किससे पराजित हुआ था, तो दंती दुर्ग से हुआ था। और वो किस वंश से था? वो राष्ट्रकूट वंश से था, दक्षिण भारत की एक जाति थी, उससे पराजित हो गया था। तो ये नागभट्ट प्रथम के बारे में मुख्य मुख्य बातें हैं। इसके बाद उसका जो भतीजा है वो शासक बनता है, क्योंकि इसके पुत्र नहीं होता, और उसका भतीजा कुकु शासक बनता है और उसका भाई देवराज होता है। इसका बड़ा भाई कुकु होता है, पहले कुकु बनता है। और ये क्या है? मंडोर पर विजय प्राप्त करता है और मंडोर में एक विजय स्तंभ बनाता है जो राजपुताने का दूसरा सबसे प्राचीन विजय स्तंभ कहलाता है। दूसरा सबसे प्राचीन विजय स्तंभ कहलाता है। तो पहला कौन सा है? पहला समुद्र गुप्त ने बनाया था। समुद्र गुप्त गुप्त वंश का शासक था, बहुत प्रभावशाली व्यक्ति था, उसने बनाया था। और उसने कहाँ बनाया था? जो राजपुताने का पहला विजय स्तंभ भीमलाट में बनाया था। किसने बनाया था? वो बनाया था समुद्र गुप्त ने बनाया था, पहला विजय स्तंभ बनाया था। और दूसरा किसने बनाया था? कुकु ने बनाया था। कहाँ बनाया? मंडोर जोधपुर में बनाया था। तो ये कुकु के बारे में। उसके बाद इसके भी पुत्र नहीं था, कुछ समय तक देवराज ने शासन किया था। देवराज के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बात नहीं है, बस देवराज के बारे में हम ये पढ़ेंगे कि इसका पुत्र होता है जो वत्सराज होता है। इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ते हैं कि वत्सराज के बारे में क्या है। वत्सराज शासन करता है 783 ईस्वी से 795 ईस्वी तक। ये क्या होता है? ये देवराज का पुत्र होता है और ये उपाधि धारण करता है। ये उपाधि ध्यान रखना, ये रणहस्तीन की उपाधि धारण करता है। जो वत्सराज होता है किसकी उपाधि धारण करता है? रणहस्तीन की उपाधि धारण करता है। और इसी के समय ही त्रिपक्षीय युद्ध होता है। क्या होता है कि जब वत्सराज जो शासक है, वत्सराज खुद एक भारत के अंदर, उत्तरी भारत के अंदर एक शक्ति का केंद्र ढूंढना चाहता था। तो क्या जब ये 647 ईस्वी में वर्धन वंश का अंतिम शासक होता है हर्षवर्धन की जब मृत्यु होती है, तो उत्तरी भारत की जो अधिकतर शक्तियां थी वो स्वतंत्र हो जाती है। और इसी का फायदा उठाकर वत्सराज क्या करता है? कन्नौज को क्या है? अपनी राजधानी बनाना चाहता है। और उसी के समय त्रिपक्षीय युद्ध शुरू हो जाता है। तो आपसे पूछे कि त्रिपक्षीय युद्ध शुरू करने वाला शासक कौन था? वत्सराज ही था त्रिपक्षीय युद्ध करने वाला। तो ये संघर्ष होता है, तीनों के बीच में संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। अब ये त्रिपक्षीय युद्ध होता किस किस में है? बंगाल के पालवंश होता है जी, बंगाल के पालवंश होता है और दक्षिण भारत के राष्ट्रकूट होते हैं और गुर्जर प्रतिहारों, तीनों के मध्य क्या हो जाता है? तीनों के मध्य त्रिपक्षीय युद्ध शुरू हो जाता है। और किसको लेकर हो जाता है? कन्नौज को लेकर हो जाता है। सभी कन्नौज को हथियाना चाहते थे, कहना चाहते। कन्नौज आर्थिक रूप से और खनिजों से भरपूर था, फसल वगैरह बहुत अच्छी होती थी सब तरीके से, यानी आर्थिक संसाधनों से संपन्न था। इसीलिए हर कोई इसको हथियाना चाहता था। तो त्रिपक्षीय युद्ध वत्सराज के समय में हुआ था। इसने क्या किया था कि इंदिरा युद्ध, वहां के जो इंदिरा युद्ध और चक्रा युद्ध के मध्य संघर्ष चलता रहता है। और ये जो एक शक्तिहीन शासक होते हैं दोनों ही
तो इन्हें क्या है, इंद्रायुध को हराकर कन्नौज पर अधिकार कर लेता है। कौन? वत्सराज कन्नौज पर अधिकार कर लेता है। तो अब कह सकते हैं वो कन्नौज पर पहले अधिकार करने वाला व्यक्ति कौन था? वत्सराज था। अब इसके बाद आता है, बाद में ये क्या, पाल वंश का शासक होता है धर्मपाल को पराजित करता है। लेकिन क्या होता है, राष्ट्रकूट शासक होता है जो ध्रुव से पराजित हो जाता है। कौन? वत्सराज किससे पराजित होता है? ध्रुव से पराजित हो जाता है। और पराजित करता किसको है? पाल वंश का जो शासक होता है उसको होता है। अब इसके बारे में मुख्य जो बात है हमारी, उद्योतन सूर्य की आपने सुनी होगी, कुवल्या माला वत्सराज के समय में ही लिखी गई थी। और वो कहाँ लिखी गई थी? वो जालोर में लिखी गई थी। तो उद्योतन सूर्य की जो पुस्तक है कुवल्या माला, उसकी रचना कहाँ हुई थी? जालोर में हुई थी। और उस समय शासक कौन था? उस समय वत्सराज था और लिखी उद्योतन सूर्य ने थी। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण और कृति आती है, हरिवंश पुराण आता है। हरिवंश पुराण किसने लिखा था? ये लिखा था जिनसेन सूर्य ने लिखा था। ये भी किसके समय में लिखा था? ये भी वत्सराज के समय में ही लिखा था। तो ये दो महत्वपूर्ण कृतियां हैं जो इतिहास की दृष्टि से भी है, कुवल्यामाला और हरिवंश पुराण। ये भी वत्सराज के समय में था। त्रिपक्षीय युद्ध भी इसके समय में हुआ था। ये राष्ट्रकूट जो शासक था ध्रुव से पराजित हो गया था। पाल वंश के शासक को किसको हरा दिया था? पाल वंश के धर्मपाल को हरा दिया था। इंद्रायुध को हरा दिया था। तो एक तरीके से त्रिपक्षीय युद्ध का प्रारंभ हो गया था। अब इसके बाद में आगे जो इसका जो पुत्र होता है द्वितीय के बारे में, नागवट जो द्वितीय होता है 795 में गद्दी पर बैठता है और 833 तक शासन करता है। ये सुंदर देवी का पुत्र होता है और वत्सराज का पुत्र होता है। यानी सुंदर देवी और वत्सराज का पुत्र कौन होता है? नागवट द्वितीय। ये भी क्या है? गोविंद तृतीय होता है जो राष्ट्रकूट शासक होता है, उससे ये भी पराजित हो जाता है। जब इनका युद्ध चलता है 806 से लेकर 808 तक इनका युद्ध चलता है, त्रिपक्षीय युद्ध चलता है, जिसमें गोविंद तृतीय नागवट द्वितीय को हरा देता है। और उसके बाद ये चक्रा युद्ध को कन्नौज का शासक बना देता है। इसका फायदा उठाकर नागवट जो द्वितीय होता है वो नागवट द्वितीय के चक्रा युद्ध को पराजित कर देता है और कन्नौज पर अपना अधिकार कर लेता है। इसके बाद पाल वंश का जो शासक होता है धर्मपाल, उसको भी वो ये नागवट द्वितीय पराजित कर देता है। और ये युद्ध कौन सा होता है? मुंडोर का युद्ध या मुंगेर का युद्ध। ये मुंडोर या मुंगेर का युद्ध होता है। उसी के उपलक्ष्य में ये एक उपाधि धारण करता है, जिस उपाधि का नाम होता है परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण करता है। अब हम बात करें कि नागवट जो द्वितीय होता है ये उपाधि धारण करता है किसका? परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण करता है। तो जो परीक्षा में आती है ज्यादातर गुर्जर प्रतिहारों में उपाधियां पूछती हैं, तो आप नागवट द्वितीय की ये उपाधि ध्यान रखना। और इसके बाद में 23 अगस्त का समय था और 833 ईस्वी में ये क्या है? गंगा में जल समाधि ले लेता है, यानी गंगा में डुबकी लगा के जल समाधि ले लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो नागवट द्वितीय होता है वो बुच्च कला कहाँ है? ये बुच्च कला जोधपुर में है। और बुच्च कला में क्या है? एक विष्णु व शिव मंदिर का निर्माण करता है और विष्णु व शिव मंदिर का निर्माण करता है। और उसके बाद अब वर्तमान में इस मंदिर को किस नाम से जाना जाता है? शिव पार्वती के नाम से जाना जाता है। तो ये हमारा हो गया नागवट प्रथम हो गया, कुकुक हो गया, वत्सराज हो गया और वत्सराज का पुत्र नागवट द्वितीय होगा। अब इसके बाद अगले शासक की चर्चा करते हैं। तो अब हमारे अगले शासक है जो कौन है? रामभद्र 833 में शासक बनते हैं और 836 तक शासन करते हैं। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बात नहीं है, बस इतनी महत्वपूर्ण है ये पालों से पराजित हो जाते हैं। और बाद में इनका जो पुत्र होता है मिहिर भोज होता है, वही क्या है? इनकी हत्या कर देते हैं। अब इसके बाद इनका जो रामभद्र का पुत्र होता है मिहिर भोज गद्दी पर बैठता है। अब मिहिर भोज से संबंधित परीक्षा में काफी प्रश्न देखने को मिलते हैं। एक तो ये शासक कब बना था? 836 में बना था। कब तक शासन किया था? इसने शासन किया था 885 तक। काफी लंबा शासन था इनका, लगभग 50 वर्ष के करीब था, 50 वर्ष से ज्यादा ही था। अब इसके बारे में और क्या जाता है? इसे भोज प्रथम के नाम से भी जाना जाता है, आदिवराह के नाम से भी जाना जाता है और प्रभास पाठक के नाम से भी जाना जाता है। अब प्रभास पाठक क्यों कहा गया है? प्रभास पाठक इसलिए कहा गया है क्योंकि ये वैष्णव धर्म का उपासक था, इसीलिए इसे प्रभास पाठक कहा गया था। अगर हम बात करें मिहिर भोज के बारे में, तो जो सम्राट मिहिर भोज थे गुर्जर प्रतिहारों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली अगर कोई सम्राट हुए हैं तो वो मिहिर भोज हुए हैं। तो सबसे शक्तिशाली सम्राट कौन थे? इसके थे मिहिर भोज थे। और उत्तरी भारत के अंदर उस समय के अंदर सबसे ज्यादा शक्तिशाली सम्राट अगर कोई माना जाता था तो वो सम्राट मिहिर भोज माने जाते थे। और
इन्हें क्या है, प्रतिहारों का पितृहंता भी कहते हैं। और इसके पूर्ण जानकारी कहां से मिलती है, इनके समय में ही वराह अभिलेख लिखवाया गया था, इसका निर्माण कराया गया था। कौन से अभिलेख का निर्माण कराया गया था, वराह अभिलेख का निर्माण कराया गया था, 836 ईस्वी में करवाया गया था। और इन्हीं के समय में ही ग्वालियर प्रशस्ति लिखवाई गई थी, जिसमें ग्वालियर प्रशस्ति में ही जो मिहिर भोज है उनको क्या कहा गया है, आदिवराह कहा गया है। आदिवराह कहा गया है, यानी ग्वालियर प्रशस्ति में यह कहा गया है कि जो उत्तर भारत और प्रतिहारों में सबसे शक्तिशाली अगर कोई सम्राट हुआ है तो वो कौन हुआ है, मिहिर भोज हुआ है। और ये बात किसमें लिखी है, ग्वालियर प्रशस्ति में लिखी हुई है। इसके बाद एक दौलतपुर अभिलेख था, दौलतपुर अभिलेख था जिसमें ये बताया गया था कि ये प्रभास है, यानी जहां प्रभास उपाधि धारण की गई थी वो किस अभिलेख में उल्लेख मिलता है, दौलतपुर के अभिलेख में इसका उल्लेख मिलता है। इसके बाद अब मिहिर भोज के समय में ही एक अरब यात्री आया था, सुलेमान आया था, और उसने ये कहा था कि ये अरबों का अमित्र है, यानी मित्र नहीं है, दुश्मन है, और ये इस्लाम का शत्रु है। किसको कहा था, मिहिर भोज को कहा था। और उसकी जो किताब है, कई बार परीक्षा में पूछी जाती है, उसकी किताब है किताब उल सिंध वल हिंद, यानी किताब उल सिंध वल हिंद के नाम से जानी जाती है। ये किसकी किताब है, सुलेमान की है। और ये आया कब था, लगभग 851 ईस्वी में भारत में आया था। और अगर हम बात करें मिहिर भोज के बारे में, इसने तांबे व चांदी के सिक्के चलाए थे, और उन तांबे व चांदी के सिक्कों पर इसने क्या लिखवाया था, इसने लिखा था श्रीमंद आदिवराह लिखवाया था, यानी ये हमें उल्लेख मिलता है। अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कि श्रीमंत आदिवराह किसके लिए संबोधित किया गया था, तो वो किया गया था मिहिर भोज के लिए किया गया था। इसके बाद मिहिर भोज के कुछ निर्णायक युद्ध थे, यानी शक्तिशाली, जिससे ये पता चलता है कि उत्तर भारत का शक्तिशाली सम्राट कैसे था। तो इनके जो युद्ध थे, उन्होंने कृष्ण द्वितीय को हराया था। कृष्ण द्वितीय वो था जो राष्ट्रकूट शासक था, उसको हराया था। और उसके साथ कौन है, कलिंद्रा के जय शक्ति चंदेल को नर्मदा के तट पर, दोनों को हरवाया था। और जैसे ही ये हार जाता है तो जो कृष्ण द्वितीय होता है उससे ये मालवा छीन लेता है, यानी मालवा पर अधिकार कर लेता है। कौन, मिहिर भोज अधिकार कर ले जाता है। और इसके बाद ये जो पाल वंश होते हैं बंगाल के, देवपाल को भी पराजित करता है, यानी मिहिर भोज हम कह सकते हैं बहुत शक्तिशाली होता है। एक अभिलेख मिलता है, बर्मा का अभिलेख मिलता है, और उसमें यह कहा गया है कि पृथ्वी को जीतने वाला बताया है, किसको, मिहिर भोज को, यानी मिहिर भोज पृथ्वी को जीतने वाला बताया। किस अभिलेख में बताया है, अभिलेख बताया है बर्मा अभिलेख में बताया गया है। और इसने किस किस को हराया था, कृष्ण द्वितीय को हराया था, कलिंद्रा के जय शक्ति चंदेल को हराया था, देवपाल को हराया था। ये इसकी थी। तो ये क्या है, मिहिर भोज की प्रमुख बातें थी, जिसके अंदर आपने देखा कि इसे भोज प्रथम आदिवराह है, प्रभास पाठक और प्रतिहारों का सबसे शक्तिशाली शासक कहा जाता था। प्रतिहारों का पितृहंता ये है, वराह अभिलेख में इसे इसी के समय में लिखाया गया था। तो ये इसकी उपलब्धियां हैं, इसको आप ध्यान रखना। अब आगे बात आती है, इसके बाद इसका पुत्र होता है वो शासक बनता है, और उसके पुत्र का नाम होता है महेंद्रपाल प्रथम। महेंद्रपाल प्रथम 1885 ईस्वी में शासक बनता है और 910 ईस्वी तक शासक रहता है। और इसने उपाधियां कई धारण करी थी। महेंद्रपाल जो प्रथम था, इसकी उपाधियां हैं, इसको साथ साथ नोट कर लेना। ज्यादातर ये ऐसे ही पूछते हैं कि इनकी ये उपाधियां, सबसे ज्यादा उपाधियां इसी की थी, किसकी, महेंद्रपाल प्रथम की। देखते हैं कौन कौन सी थी। एक थी रघुकुल चूड़ामणि थी। अब ये रघुकुल चूड़ामणि की उपाधि किसने दी थी, वो भी हम बात करेंगे। ये दी थी इसके जो गुरु थे, राजशेखर ने दी थी, और राजशेखर के बारे में चर्चा करते हैं। इसके बाद निर्भेश्वर, निर्भय नरेश, निर्भय राज, निर्भय नरेंद्र, महिपाल, महेंद्रा युद्ध, परम उद्धारक, परम भागवत, परमेश्वर, ये इसकी उपाधियां थी। किसकी, महेंद्रपाल प्रथम की थी। यानी खुद को निर्भय मानता था, बिना डर वाला मानता था, इसीलिए इसने निर्भेश्वर, निर्भय नरेश, निर्भय राज, निर्भय नरेंद्र और महिपाल, महेंद्र युद्ध, ऐसी परम उद्धारक, परम भागवत और परमेश्वर की उपाधियां धारण की थी महेंद्रपाल प्रथम ने। इसने पाल व राष्ट्रकूट जो दोनों की संयुक्त सेना को पराजित किया था, इसीलिए संयुक्त सेना को पराजित करने वाला भी इसे कहा जाता है। अगर हम बात करें, इसका जो गुरु था राजशेखर, जो संस्कृत का विद्वान था, ब्राह्मण था, ये इसका भी गुरु था। और इसका पुत्र जो था महिपाल प्रथम, उसका भी गुरु था। अब राजशेखर के बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं, राजशेखर के बारे में इसलिए पढ़ रहे हैं, एक तो संस्कृत का विद्वान था, दूसरा इसने पुस्तकें लिखी थी जो परीक्षा में कई बार पूछी गई है। इसकी पुस्तकें देखियो, काव्य मीमांसा,
कपूर मंजरी, विदशाल भंजिका, और इसके बाद बाल भारती, बाल रामायण, हरिविलास, प्रचंड पांडव, ये इसकी किताबें हैं। अगर हम बात करें विदशाल भंजिका में ही इसने किसको कहा है, विदशाल भंजिका में ही इसने किसको कहा, इसकी महत्वपूर्ण कृति थी जिसमें इसने ये कहा था कि ये रघुकुल चूड़ामणि इसको राजा को कहा था। इसके बाद अगर हम बात करें, इसके बाद शासक बनता है भोज द्वितीय बनता है 910 से 913 तक, कोई खास इसका महत्वपूर्ण योगदान नहीं है। और उसके बाद महिपाल प्रथम बनता है 913 से 943 तक, 913 से 943 ईस्वी तक शासक बनता है। और इसे कहा गया है आर्यवर्त का महाराजा धीराज। और रघुकुल मुकुटमणि, रघुकुल मुकुटमणि किसने उपाधि दी, वो दी थी राजशेखर ने दी थी। और आर्यवर्त का महाराज धीराज भी राजशेखर ने ही किसको कहा था, महिपाल प्रथम को कहा था। और इसी के समय ही अल मसूदी आया था, एक अरब यात्री आया था, जब उस समय 915 और 16 का समय था। और इसने ही गुजरों को अल गुजर और राजा को बोहरा कहा था। इसके बारे में पिछली क्लास में हमने चर्चा कर ली थी। अल मसूदी आया था, अरब यात्री था। तो ये क्या है, महिपाल प्रथम के समय की उपलब्धियां हैं। महिपाल प्रथम के बाद में जो गुजर प्रतिहारों की शक्ति क्षीण होना शुरू हो गई थी और इसके बाद कोई विशेष राजा हुए नहीं है। महेंद्रपाल महिपाल द्वितीय हुए थे 955 से 60 तक। इसका सिर्फ इतना ही उल्लेख मिलता है कि इसने इसके बारे में उल्लेख, इसने एक शब्द का प्रयोग किया था और उस शब्द का नाम था महाराजा धीराज महिपाल देव। ये शब्द इन्होंने प्रयोग किया था, किसने, महिपाल द्वितीय ने। इसके बाद आता है राज्यपाल आता है। राज्यपाल 990 से 1018 तक ईस्वी तक गद्दी पर रहता है। और इसी के समय मोहम्मद गजनवी से आकर आक्रमण करता है लगभग 1018 में। और ये क्या है, मोहम्मद गजनवी के डर से बिना युद्ध लड़े ही मैदान छोड़कर भाग जाता है। और जो भारतीय राजा थे उन्होंने सब मिलके राज्यपाल की हत्या कर देते हैं। और इसके बाद में कुछ राजा हुए थे छोटे मोटे, उनके बारे में नहीं देखना। अंतिम जो गुर्जर प्रतिहारों का जो शासक था वो था यशपाल, 1036 में उसका शासन था, अंतिम राजा था। और कन्नौज पर इसके बाद किसका अधिकार हो गया था, गढ़वालों का अधिकार हो गया था। गढ़वाल कौन है, जयचंद गढ़वाल, जिनका अंतिम शासक था, यानी गढ़वालों का कन्नौज पर अधिकार हो गया था। तो यहाँ से यहाँ इनकी शक्ति है जो खत्म हो गई थी। तो गुर्जर प्रतिहार जो हमारा टॉपिक है यही पूरा होता है। आज हमने मिहिर भोज के बारे में बात की, महेंद्रपाल प्रथम के बारे में बात की और महिपाल प्रथम के बारे में बात की। तो ये हमारा महत्वपूर्ण है। इसके जो किताबें हैं, राजशेखर की जो किताब है काव्य मीमांसा, कपूर मंजरी, विदशाल भंजिका और बाल भारत, बाल रामायण और हरिविलास, प्रचंड पांडव। अब इसमें है विदशाल भंजिका में ही इसने रघुकुल चूड़ामणि कहा है, किसको, महेंद्रपाल प्रथम को। और जो इसकी किताब है रघुकुल चूड़ामणि और आर्यवर्त का महाधिराज महिपाल को कहा है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। और इसके जो मुख्य है उनके बारे में अपने चर्चा कर ली है। इसके बाद कोई शासक नहीं हुआ था। इस तरीके से आपका जो टॉपिक है वो पूरा होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और अगली वीडियो का इंतजार करिए। जल्दी अगले टॉपिक पे वीडियो लेके आएंगे। जय हिंद, जय भारत।